सामाजिक बदलाव के लिए, गुलामी के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ जो भी आवाज़ें उठती रही है, जो विद्रोह होते रहे हैं दलितों के, आदिवासियों के, महिलाओं के, तमाम जो उत्पीड़ित समुदाय के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, तो जो भी बदलाव की आवाज़ है, जो भी बराबरी की आवाज़ है, इंसाफ की आवाज़ है, उस आवाज़ को खामोश कर देना। शांति का मतलब और कुछ नहीं है। शांति का मतलब अमन चैन नहीं है। अमन चैन अगर शांति का मतलब होता तब तो भाईचारे की बात करते। तो ये बात ये कर रहे हैं कि ये कोई जो आवाज़ देश में उठती है, उस आवाज़, शांति मतलब खामोशी, वो सन्नाटा, वो हम कायम कर देना चाहते हैं, खुलेआम कह रहे हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए। एक हिंदी फिल्म के वो एक एक्टर है परेश रावल, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भाई गुजरात के लोग महंगा सिलेंडर को भर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, गैस महंगा है, ठीक है, महंगाई है तो उसको झेल लेंगे, देख लेंगे। रोजगार नहीं है तो ठीक है, कभी रोजगार आएगा। तो महंगाई, बेरोजगारी, ये गुजरात की जनता बर्दाश्त कर लेगी। मैंने कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन ये बर्दाश्त करने लायक मुद्दे हैं। तो बर्दाश्त करने लायक क्या नहीं है कि क्या आपके बगल में रोहिंग्या आ जाए, बांग्लादेशी आ जाए, बंगाली आ जाए और उसी गैस से मछली पकाए, तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए कि महंगाई, अब भाजपा के लोग यही कह रहे हैं, अरे महंगाई की क्या बात करते हो, ये लहसुन प्याज की क्या बात करते हो, मोदी जी इसके लिए आए हैं, मोदी जी बड़ा काम करने के लिए आए हैं, बड़ा काम कर रहे हैं देश में। तो ये जो महंगाई का मुकाबला नफरत से, महंगाई को लोगों को, ताकि लोग महंगाई की शिकायत ना करें, महंगाई के बोले उसके खिलाफ बोले नहीं, आंदोलन करें नहीं, तो लोगों को बांट दो, फूट डालो, राज करो, नफरत भड़काओ, दंगा भड़काओ, छोटे छोटे इसमें लोगों को उलझा के रख दो, बस महंगाई खत्म। तो महंगाई का मुकाबला नफरत से, और इसीलिए हमें महंगाई से भी लड़ना है, और महंगाई के मुकाबले के लिए जो नफरत भड़काने का काम हो रहा है, उस नफरत से भी हमको लड़ना है। तो हमारे सामने एजेंडा बहुत साफ है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चला। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बाबरी मस्जिद का सारा केस, गुजरात जनसंघर्ष के सारे केस अब खत्म, बहुत पुराना हो गया है, अब हम उस पर अब कोई बात नहीं करेंगे। हमें लगता है कि जैसे 1 तारीख को हमने लक्ष्मणपुर बाथे का भी 25 साल पूरा हुआ, बिहार के बड़े बड़े जनसंहारों के साथ भी अब शायद यही होने वाला है। वो कहेंगे कि सब खत्म, भूल जाओ, वो लक्ष्मणपुर बाथे, बथानी, मियाँपुर, शंकर बेघा, सब भूल जाओ, उसमें कोई इंसाफ की अब देश में कोई अब गुंजाइश नहीं है। तो उस समय आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिरी इस पर एक वर्डिक्ट दिया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ये बाबरी मस्जिद को गिराना देश के कानून के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, ये बहुत बड़ा अपराध था। तो बहुत बड़े अपराध के रूप में इसको चिन्हित करते हुए भी कोर्ट ने ये सोचा और कहा, लेकिन फिर भी एक कुछ बड़ा हिंदू सेंटिमेंट है, उसको देखते हुए कि चलो ये जो जमीन है ये मंदिर निर्माण के लिए हम दे देते हैं, और मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन 5 एकड़ हम दे देते हैं, वह बना लो। तो इसके साथ ये था कि भाई इससे मामला खत्म हो जाए इस देश में, अब इस पर कोई और बहस ना हो और कोई बात ना हो। और पूरे मुस्लिम समुदाय ने, हिंदुस्तान के, बहुत चोट सहते हुए इस पूरे नाइंसाफी को, बस इसी से लोगों ने किया था कि चलो अगर इससे बात आगे बढ़ जाती है, देश आगे बढ़ जाता है, हम सब लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो चलो ठीक है, इतना दर्द झेला है, इस दर्द को भी हम झेल लेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अब भारतीय जनता पार्टी का वो जो नारा था उस समय बजरंग दल वाले देते थे, विश्व हिंदू परिषद वाले, कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब वो उस बाकी में लग गए हैं, और बाकी की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी होती जा रही है।
वो काशी मथुरा पता नहीं और कहाँ कहाँ, ताजमहल, कुतुब मीनार, आप चले जाइए कर्नाटका में, वहाँ टीपू सुल्तान के मज़ार, जहाँ भी जो भी मिल जाएगा अभी वो लंबी हो रही है। एक कानून बना था पार्लियामेंट में 91 में, जिस समय बाबरी मस्जिद वाला ये पूरे अयोध्या की मुहिम, उनका रथ यात्रा चल रही थी और दंगे हो रहे थे, तो उसी दौर में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में कानून बना कि अयोध्या एक अपवाद है, यहाँ झगड़ा है तो इसको हम अलग से देखेंगे, लेकिन इस देश में बाकी जितने धार्मिक पूजा स्थल है, उपासना स्थल है, तो उसके लिए कानून बन गया कि 1947 के 15 अगस्त जब देश को आज़ादी मिली, तो उस वक्त जिस उपासना स्थल का जो चरित्र था, जो मंदिर था वो मंदिर ही रह जाएगा, जो मस्जिद है मस्जिद, जो गिरजाघर है वो गिरजाघर, इसमें कोई अदला बदली, इसका चरित्र परिवर्तन नहीं होगा, ये तय हुआ। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार से पूछा, वो कह रहा है कि भाई ये गलत कानून बना है, ये गलत कानून बन गया है, इसमें क्यों नहीं बदलाव होगा, इसमें बदलाव होता रहेगा। तो इसकी पूरी कोशिश है कि पूरे कानूनन हम पूरा माहौल बना दे ताकि ये जो पिटारा है खुल जाए, और जहाँ भी स्थानीय स्तर पर, कहीं भी स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा करने और पूरे देश को एकदम उलझाने का हमें पूरा रास्ता मिल जाए। अभी आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में और भी कुछ बड़ी बहसें हो रही है, संविधान पीठ वहाँ बैठा है और संकेत बहुत खराब आ रहे हैं। संकेत क्या आ रहा है, जैसे अभी चुनाव जब भी हो तो चुनाव मतलब चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका है। तो अगर चुनाव की कोई विश्वसनीयता आप देखना चाहते हैं, विश्वसनीय चुनाव हो, तो उसके लिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बेहद जरूरी है। तो वहां सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ इसी पर अभी विचार कर रहा था कि ये चुनाव आयोग में नियुक्ति कैसे हो, ये चुनाव आयुक्त होते हैं, तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हो, इस पर बातें हो रही है। और जिस समय ये चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए उसी समय उन्होंने एक अधिकारी को, पता नहीं गुजरात कैडर के हैं या किस कैडर के हैं, तो 24 घंटे के अंदर जिस पद पर वो थे, किसी मंत्रालय के सचिव थे, तो उनसे एक तरह से वो वॉलंटरी रिटायरमेंट उनको दिलवा करके 24 घंटे के अंदर उनकी नियुक्ति हो गई कि वो चुनाव आयुक्त बन गए। और चुनाव आयुक्त जब बन गए, आप देखिएगा जरूर कैलकुलेशन यही होगा कि 24 के चुनाव आते आते या आगे वो मुख्य चुनाव आयुक्त भी बन जाएंगे। मतलब चुनाव आयुक्त पूरी तरह आप सरकार के गिरफ्त में, उसके जेब में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत कुछ कहा है, बहुत कड़ी बात है, लेकिन अभी उस पर तो इस अपॉइंटमेंट पर कोई अभी बात नहीं हुई, उस पर रिव्यू नहीं हो रहा है। भविष्य में कैसे चुनाव आयोग का गठन होगा, आयुक्तों की नियुक्ति होगी, उस पर बातें हो रही है। बात एक और आ रही है कि न्यायाधीशों की, इस देश में जो न्यायाधीश बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इसकी एक प्रक्रिया है। हम जानते हैं न्यायपालिका को लेकर हम लोगों की भी बड़ी शिकायत है, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। न्यायपालिका में आरक्षण नहीं होने के चलते जो न्यायपालिका की सामाजिक संरचना है वो बहुत ही एकांगी है। उसमें पूरे देश के दलित, गरीब, देश के अल्पसंख्यक, महिलाएं, उनके वो प्रतिफलन नहीं होता है, उनकी भागीदारी उस तरह से नहीं हो पाती है। और जाहिर सी बात है कि तब इन तमाम सवालों पर न्यायपालिका का रुख वो अक्सर बड़े बायस टाइप के रुख होते हैं। तो ये सब बातें हैं न्यायपालिका में आरक्षण की मांग से लेकर के बहुत सारे, कि वो और संवेदनशील न्यायपालिका पूरे हिंदुस्तान की विविधता, हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के जो सामाजिक सांस्कृतिक बनावट, ये सब तमाम सवालों के प्रति लोगों की ज़रूरत
लोगों की मांगे इसके प्रति और संवेदनशील हो, तो ये इसकी हमें उम्मीद है और इसके लिए हम लोग मांग भी करते हैं। लेकिन सरकार की परेशानी इस बात को लेकर के नहीं है। सरकार की परेशानी है कि अभी जो न्यायपालिका में न्यायाधीश जो आते हैं, तो वो सीनियर जो जजेस हैं उनका एक कॉलेजियम है, वो एक तरीके से तय करते हैं। जब वो तय करते हैं तो उसमें एक तरह से आप कह लीजिए कि पूरी तरह सरकार का नियंत्रण नहीं हो पाता है। वो एक निष्पक्ष तो न भी कहिए, हो सकता है कि ये जो हमने कहा कि सामाजिक एक तरह का उसमें असंतुलन है, वो असंतुलन तो रह जाता है, लेकिन फिर भी कम से कम सरकार के नियंत्रण से मुक्त होकर के थोड़ा बहुत न्यायपालिका की एक तरीके से जो उसकी एक आज़ादी है वो थोड़ा बरकरार रहती है। अब सरकार इसको बदल देना चाहती है और खुलेआम अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा, लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसको बदल करके हम एक कमीशन बनाएंगे। कमीशन उन्होंने बना दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था कि ये गलत है, तो लेकिन वो फिर उसको अब कानून बदल करके उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगले एक आध साल के अंदर पूरे देश का चुनाव आयोग और देश की पूरी न्यायपालिका पर उनकी पूरे कंप्लीट टाइट एक गिरफ्त बन जाए, वो पूरे उनके पकड़ में रहे, उनके जेब में रहे, इसकी पूरी तैयारी हो रही है। और तब आप समझ लीजिए इसके बाद अगर चुनाव भी हो, अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई आपातकाल, वो घोषित आपातकाल था या घोषित आपातकाल है, सही बात है, लेकिन वो घोषित था तो घोषित आपातकाल की कुछ सीमा होती है, उस पर लोगों की नजर थी। घोषित आपातकाल के खिलाफ देश दुनिया में चर्चा थी और देश में दबाव था, और आपातकाल को इसीलिए इंदिरा गांधी को आपातकाल को हटाना पड़ा। और 77 का जो चुनाव हुआ तो आपातकाल को हटा करके तब जाकर के चुनाव हुआ, आपातकाल के दरमियान नहीं, आपातकाल की स्थिति में चुनाव नहीं हुआ। अब जो अघोषित आपातकाल है तो ये स्थायी आपातकाल है, एक तरह से इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई पूरे देश में स्थायी आपातकाल है, चिरस्थायी बंदोबस्त एक नया सिरे से कर दिया। और अगला जो चुनाव होने वाला है ये इस आपातकाल के ही समय में, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल के दरमियान ये चुनाव होगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन है। तो इस कठिन चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं, पूरा मुल्क तैयारी कर रहा है। चुनाव इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी चुनाव है, लोग इसकी सोच रहे हैं कि कैसे छुटकारा मिले, कैसे ये जो फांसीवादी निजाम ने कब्जा जमा लिया है, इस कब्जे से देश को आज़ाद कैसे कराएं, संविधान को आज़ाद कैसे कराएं, लोकतंत्र को कैसे हम आज़ाद कराएं, लोगों के जो पूरे जिंदगी है उस पर जिस तरह से इन्होंने एक अपना दबदबा कायम कर दिया है, उससे कैसे हम लोगों को बचाएं। इसीलिए चुनाव सिर्फ चुनाव के लिए बात नहीं कि चुनाव में लोग ये सोच रहे हैं कि अगर 77 के चुनाव में जैसे इंदिरा तानाशाही से हिंदुस्तान को छुटकारा मिला था, क्या 24 के चुनाव में हम इसी तरह से मोदी के इस हिटलर शाही से, इस निजाम से हमको छुटकारा मिल सकता है कि नहीं। ये पूरे देश की जबरदस्त एक आकांक्षा है और बन रही है। लेकिन ये चुनाव हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये सिर्फ चुनाव एक सामान्य चुनाव नहीं होगा, बहुत एक जबरदस्त होगा और हमें उसकी तैयारी में हम लगे हैं। तो देश की नज़र बिहार पर, बिहार का जो चुनाव था 2020 में, हमने उस चुनाव को एक आंदोलन जैसा बना दिया था, रोजगार के लिए नौजवानों का आंदोलन। ये पूरे जो अपमान झेलना पड़ा लॉकडाउन में हमारे प्रवासी मजदूरों को, उस अपमान के खिलाफ, उस पीड़ा के खिलाफ, पीड़न के खिलाफ एक सम्मानजनक जिंदगी के लिए एक आंदोलन के रूप में, और उसमें हमें एक हद तक एक अच्छा परिणाम मिला और हम लोग एक सफलता पाए। और इसके बाद अब हमें पता है कि नीतीश कुमार ने नाता तोड़ लिया और एक सरकार भी बदल गई, बदली हुई सरकार है। तो बिहार की ये चर्चा है कि भाई बिहार में जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी बाकी राज्य में तो सरकारें गिरा रही है, विधायकों को खरीद रही है, और खरीद करके उन्होंने बना लिया अपना महाराष्ट्र में फिर से अपनी सरकार, इससे पहले कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, अभी आपके झारखंड में कोशिश हो रही है। लेकिन बिहार में आकर के वो
सत्ता में थे, नीतीश के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे थे, तो नीतीश जी ने अपना थोड़ा कंधा हटा लिया है और बिहार ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। तो इसलिए एक ये मॉडल लोगों को लग रहा है कि क्या यही जो मॉडल है कि बिहार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अलगाव में डाला, अलग थलग कर दिया है सत्ता से, क्या पूरे हिंदुस्तान में ये संभव है कि नहीं? तो इसीलिए पूरे देश की नजर बिहार पर है और बिहार में लोग इस बात को समझ रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर जब भी चर्चा होती है, लोग एक बात कहते हैं कि भाई इस चुनाव में अगर माले को, वामपंथियों को कुछ और सीटें मिलती, ये 19 सीट पर माले वालों को लड़ने के लिए मिला, अगर उनको 30 सीट मिली होती लड़ने के लिए, अगर इसमें लेफ्ट वालों को मिली होती तो चुनाव का परिणाम कुछ और होता और वो जो चंद सीटों के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ गई थी, ये नौबत ही नहीं आती और यहाँ सरकार बन जाती। तो कुल मिलाकर के बिहार के अंदर इस बात स्थापित है कि बिहार में ये जो एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, ये तमाम गुंडों के खिलाफ, इनके दबंगई, इनकी गुंडागर्दी, ये जो दंगाई दबंगई ताकते हैं, दबंग ताकते, तो इनके खिलाफ जो मजबूत एक आंदोलन है, एक जन प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध के केंद्र में वो है बिहार के वामपंथी, भाकपा माले, लाल झंडा, वो गरीबों की ताकत, वो दावेदारी, ये है और मजबूत है और इसीलिए बाकी सब कुछ हो रहा है। और इसीलिए इसकी मजबूती, इसकी और ज्यादा मजबूती इसकी जरूरत है, ये बिहार इसको महसूस करता है। और हमें लगता है कि आज के दौर में बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसकी समझ है कि भाई माले जैसी पार्टी को, और इसीलिए मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके जो नक्सल की परिभाषा है उसको लगातार वो बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय था कि भाई माओवादी के लिए वो कहते थे कि नक्सल बंदूकधारी, अब कह रहे कि बंदूकधारी नहीं, कलमधारी भी। अभी तो अर्बन नक्सल, कौन अर्बन नक्सल है? मेधा पाटकर, जो बड़े बात के खिलाफ पर्यावरण के लेकर के लड़ती रही है, बोलती रही है, अर्बन नक्सल। एक गुजरात में कवि है, उन्होंने कोविड के दौर में एक कविता लिख दी कि भाई गंगा से शव बह जा रहे हैं तो शव वाहिनी गंगे, तो उन्होंने लिखा, वो मोदी के प्रशंसक रही है, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी कवि नहीं है, कोई वामपंथी तो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक। उनको भी अगर बस उन्होंने सच कह दिया कि ये क्या हो रहा है, गंगा से पूरे शव बह जा रहे हैं, आप नमामि गंगे कर रहे हैं और अब वो शव वाहिनी गंगे, तो अब उसको लेकर के भी हुआ कि ये लिटरेरी नक्सल है। तो वो परिभाषा बढ़ाते जा रहे हैं कि भाई जो भी विरोध करें देश में वो सब नक्सल है। नक्सल मतलब क्या? वामपंथी, कम्युनिस्ट। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम तो धीरे धीरे सबको अंदर करेंगे और सबको खामोश कर देंगे, सबको चुप करा देंगे। और लोगों की उम्मीद है, कोशिश है कि माले जैसी पार्टी और मजबूत हो, वामपंथ और मजबूत हो, उसके अंदर और ऊर्जा और ताकत हो, ताकि हिंदुस्तान को हम इससे बचा लें। अभी जो हमने ब्राजील के बारे में चर्चा की, आपने बधाई दिया लूला को, तो लातिन अमेरिका, ये अमेरिका के पिछवाड़े में ये जो पूरे तमाम देश है, तो वहाँ एक ही देश में तो उस तरह से कहिए तो घोषित तौर पर क्रांति हो पाई है, वो है क्यूबा। वो अभी भी टिका हुआ है, अमेरिका के सारे दबाव के बावजूद वो टिका हुआ है। लेकिन और पूरे लैटिन अमेरिका में, ब्राजील से लेके, अर्जेंटीना से लेके, चिली से लेकर के तमाम वहाँ ज्यादातर देशों में इस समय वामपंथी रुझान रखने वाली सरकारें अब आ गई है। कोलंबिया में, बोलीविया में, और ये जो सरकारें आ रही है तो वो कहीं 2 दशक 3 दशक वहाँ दक्षिण पंथियों का राज चला है, तानाशाही झेलते हुए, तानाशाही को झेलते हुए, फिर लड़ते हुए, और इसी तरह के मुद्दों को लेकर, रोजगार का सवाल, अधिकार का सवाल, महंगाई के खिलाफ, अपने हक के लिए, जो हमारे देश में जिनको हम आदिवासी कहते हैं, वहाँ भी जो आदिवासी मूलवासी वहाँ के लोग हैं, इंडिजिनस पीपल, उनके अधिकार, इसी तरह के सवालों को लेकर के वहाँ लैटिन अमेरिका में वामपंथ वापसी कर रहा है। चुनाव में कठिन है, एकदम कांटे का टक्कर है, लेकिन कांटे के मुकाबले में एक चांस में नहीं जीत पाए लूला। 2 बार चुनाव हुआ क्योंकि 50% से ज्यादा वोट चाहिए, लेकिन उनको मिला।
तो हमें लगता है कि ये जो लैटिन अमेरिका दिखा रहा है कि ये वामपंथी ही हैं जो तमाम दमन, तानाशाही, ये तबाही, जो निजीकरण, उदारीकरण, ये जो बाजार का हमला, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियों का हमला, ये जो प्राकृतिक संसाधनों की लूट, जो प्रकृति को भी एक तरह से खत्म करके रख देंगे, तो इसके खिलाफ एक वामपंथी आंदोलन है जिसमें वो दम है, वो ताकत है, वो संकल्प है और वो इसका मुकाबला कर सकता है। तो हिंदुस्तान में भी हमें वही चाहिए, वैसा एक मजबूत जुझारू वामपंथी आंदोलन। तो हमें लगता है कि हम लोग जो महाधिवेशन कर रहे हैं एक तरह से इसी जरूरत को देखते हुए, और ये जरूरत इसलिए, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हम जो कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं कि भाई हमारा इतना कोटा होना चाहिए, ये इतने मेंबर हो, इतना फंड हो, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ हम नहीं महसूस कर रहे हैं। इसको अगर हम इतना समझेंगे कि ये बस एक सांगठनिक कसरत है, 5 साल हो गया है, हमको महाधिवेशन करना है, तो अभी हमारे जिस समय हमने किया था क्या है, इसी मंदिर, नित्य कला मंदिर, हाँ, इसमें जब महाधिवेशन, तो जब हमारे 6 विधायक थे उस समय, तो 6 विधायक के दौर में हमने यहाँ किया था, अब 1 दर्जन विधायक हो गए, और इसीलिए हम इसके बाद इसके मेमोरियल में जाके करेंगे। तालियां बजा रहे थे कि हम कह रहे हैं कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि भाई हम थोड़ा समय बदला, हमारे पास विधायकों की संख्या बड़ी है, बड़े आकार का एक महाधिवेशन कर लें, बात इतनी नहीं है। बात है कि उस समय भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन वो वाजपेयी वाली सरकार थी। अब जिसके भाजपा के भी अगर तुलना अगर करना चाहे तो आज आपको लगेगा कि भाजपा की सरकार तो कुछ भी नहीं थी उस समय। वो इंडिया शाइनिंग के नारे लगा रहे थे और लोगों को उस समय भी लूट रहे थे, ठग रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहे थे, सब कुछ था, गुजरात जनसंहार हुआ। लेकिन वो आज जो जिस दौर में हम है, इसके जब तुलना करेंगे तो लगेगा वो कुछ भी नहीं था उस समय। तो आज जब इतना जबरदस्त हमारे सामने एक चुनौती है, जहां लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन है, कौन लड़ेगा। अब कुछ लोग इसकी बात करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, क्या पत्रकार ही पूछते रहते हैं, क्या राहुल गांधी आपको लगता है कि बन पाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा से सफल हो जाएंगे, क्या नीतीश कुमार में ये भरोसा किया जा सकता है। अब ये तमाम बातें हम तो लगातार जो भी कहते हैं कि भाई चेहरा कौन बनेगा, हमने कहा ये कोई सवाल नहीं है। अगर विपक्ष बहुत सारे मल्टी पार्टी है, तो मल्टी पार्टी मतलब है कि बहुत सारे नेता हैं, बहुत दल है, बहुत नेता है, बहुत सारे प्रधानमंत्री बनने लायक अगर नेता देश में हो, ये तो देश के लिए, विपक्ष के लिए अच्छी बात है। अल्टीमेटली तो कोई एक ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन यहाँ विपक्ष में अगर प्रधानमंत्री बनने लायक अगर बहुत सारे नेता हैं, बहुत दल है, तो ये विपक्ष की कमजोरी नहीं है, ये विपक्ष की मजबूती है। और भारतीय जनता पार्टी को अब पंचायत में भी जाकर के मोदी का चेहरा दिखा करके वोट मांगना पड़ रहा है। 1 पार्टी 1 लीडर 1 नेशन और सब कुछ 1 जो कर रहे हैं, ये उसकी कमजोरी है। और ये हमारे पास अगर बहुत सारे पार्टियां हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, ये हमारी मजबूती है। तो सवाल उसका नहीं है कि भाई कौन प्रधानमंत्री बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। सवाल लोग समझ रहे हैं कि भाई पार्टियों के जोड़ तोड़ से, पार्टियां तो साथ साथ आती है, जब परिस्थिति बनती है तो कभी अलग भी हो जाते हैं, कभी साथ भी आ जाते हैं। नीतीश जी अलग भी हो गए थे, फिर साथ आए, फिर अलग हुए, फिर साथ आए। तो पार्टियों का अलग होने का और साथ आने का ये जो पूरी एक प्रक्रिया है, वो तो एक अपने हिसाब से है। लेकिन अगर जबरदस्त सड़क पर अगर आंदोलन है, जैसे किसानों का आंदोलन, तो मामला बदलता है। जैसे ये नागरिकता के सवाल पर शाहीन बाग से आंदोलन शुरू हुआ और देखते ही देखते हिंदुस्तान के बीच में कोविड आ गया, इसीलिए थोड़ा आंदोलन पर रोक लगी। लेकिन वो जो माहौल बन रहा था, शाहीन बाग पूरे देश में एक प्रतिवाद के मॉडल के रूप में खड़े हो रहे थे, ऐसा आंदोलन। वो जो रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद देश के तमाम विश्वविद्यालयों में जो छात्र नौजवान निकल पड़े थे और हमारे साथियों ने नारा दिया कि नए देश के वास्ते, भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते, वो आंदोलन। वो जो ऊना में दलितों के उत्पीड़न के बाद जो पदयात्रा हुई और पूरे देश में एक नए सिरे से दलितों में एक उभार आने लगा, ऐसा आंदोलन। जो दिल्ली में गैंग रेप की घटना थी 2012 में, और उस सामूहिक बलात्कार के खिलाफ, हत्या के खिलाफ पूरे देश में
देश के तमाम महिलाओं में, आम लोगों में जितना जबरदस्त एक जागरण पैदा हुआ, वैसा आंदोलन, तो वैसे आंदोलन भी लोग देखना चाहते हैं कि वैसे आंदोलन अगर नहीं होंगे, वो आंदोलनों का ही दबाव है, आंदोलनों का ही वो माहौल बनता है जिसमें मुश्किल परिस्थिति में भी सारे धांधलियों के बावजूद चुनाव वैसे आप नहीं जीत पाते। चुनाव तब आप जीत पाते हैं जब जबरदस्त एक जन दबाव है, जनता की आकांक्षा है। मंजू जी कह रही थी कि पूरा उत्सव का माहौल है, एक सिर्फ आंदोलन नहीं, एक उत्सव जैसा जब जनता में माहौल बनता है कि हम जीत ही लेंगे, लड़ लेंगे, जीत लेंगे, तब जाकर के आप बड़े मुश्किल से उनके तमाम जो धांधली है, हर तरह के गड़बड़ी करते हैं, उसके ऊपर आप हावी हो जाते हैं, आप जीतते हैं। तो हमें लगता है कि लोग हमें माले को इसी की पार्टी के रूप में जानते हैं, देखना चाहते हैं। अभी जो सरकार बदली, नई सरकार बनी, तो हमारे सामने सवाल आया, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई माले वाले क्यों नहीं मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए, कुछ शामिल हो जाए और वहां जाकर के कुछ अच्छा काम करे, अच्छी बात है। तो हमने कहा कि हमें लगता नहीं है कि भाई वहां जाकर के हमें कोई एक मंत्रालय मिलेगा और उस मंत्रालय के जरिए हम बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमारा काम दूसरा है। हमें जो बड़ा काम करना है कि ये जो बिहार के अंदर बदलाव की जो आकांक्षा है, बदलाव की जो लहर है, तो वो जन दबाव, वो जन आंदोलन, उसको बनाए रखना, उसको बढ़ाना, ताकि उसमें तब हम एक मंत्रालय के नहीं, वो तो हम तो पूरी सरकार पर जनता का इतना दबाव हम बना देंगे तो हम तो पूरे सरकार से काम करवा लेंगे। तो हमें उस काम को करना है। और अभी जो रिपोर्ट आ रही है, सरकार तो बदली लेकिन प्रशासन वैसा ही है, समाज वैसा ही है, थाने पुलिस वाले वैसे ही है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की उसकी तिक्रम है, उसकी साजिश है, और इसीलिए घटनाएं वैसे ही घट रही है। अब देखिए, एक के बाद एक, चाहे बुलडोजर की बात करिए, ये हत्या बलात्कार की बात कर लीजिए, अपराध की बात करिए, या जो धीरेन्द्र जी बता रहे थे कि गरीबों के घरों में अंधेरा फैलाने की ये जो साजिश है। पहले तो कहते थे कि हम उजाला लाएंगे, बिजली देंगे, बिजली के नाम पर वोट मांगते थे, और अभी बिजली काट रहे हैं। पहले कहते थे कि हम लोगों को, हमने इतना राशन दिया, इतना खिलाया, और आप कह रहे हैं कि ये रेवड़ी बांटना हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पूरा, कभी उसके नाम पर भी वोट लेते हैं और कभी जब सत्ता में आ जाते हैं तब आकर के बिजली पानी सब काट देना, तो लोगों को एक तरह से इसमें अंधेरा में डुबो देना, इसकी साजिश कर रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके खिलाफ तो बड़े आंदोलन की जरूरत है, और हम उस आंदोलन को कर रहे हैं। हमारे सामने इसको लेके और विधानसभा में इसी बात को बोलेंगे। तो हम एक ऐसी पार्टी हैं, बाकी पार्टियां वो अलग है, बाकी पार्टियों से लोग ये उम्मीद नहीं करते, लोग उनको आंदोलनों की पार्टी नहीं समझते हैं, उनसे समझते हैं कि ये नेता है, कुछ संसाधन है, कुछ वोट बैंक है, कुछ सामाजिक पहचान है, फलाना जाति का, इसका उसका वोट उनको मिलता है, ये लोग मिल करके कुछ करेंगे तो कुछ कर लेंगे। वहां जब राजनीति की लोग बात करते हैं, वो एक तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति की बात करते हैं, उसमें लोग बहुत विचारधारा की बात भी नहीं करते, उसमें लोग बहुत जन आंदोलन की बात नहीं करते। और जब आंदोलन की बात करते हैं, जैसे किसान आंदोलन, वो अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, हर तरह के लोग आ गए हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। माले ही एकमात्र पार्टी है, माले एकमात्र पार्टी है जिसकी दोनों जगह जो भी देश में आंदोलन हो रहे हैं, हर आंदोलन में हम हैं, मजबूती के साथ हैं। और अब हमने तय कर लिया कि देश के अंदर ये जो संसदीय राजनीति भी है, ये जो पूरे संघर्ष का है, उसमें भी हम मजबूती के साथ हस्तक्षेप करेंगे, उसके अंदर रहेंगे। तो हमारी पहचान ये दोनों जगह, और दोनों को अगर हम नजदीक लाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तभी जाकर के हम इस फांसीवाद को, जैसे आपने देखा लैटिन अमेरिका का हमने उदाहरण दिया कि जनता जब चल पड़े और तय कर ले, वो सब सारा दमन झेलते हुए भी, इतनी लंबी लड़ाई हो, 20 साल 30 साल, कम झेला नहीं लोगों ने। 30 साल वहां साल्वाडोर आलेंदे एक वामपंथी राष्ट्रपति बने थे चिली में, और CIA ने साजिश करके उनकी हत्या करवा दिया। उसके बाद लंबा तानाशाही का दौर चला, और उस तानाशाही के दौर में लगभग कोई लोकतंत्र बचा ही नहीं था। और उस देश में अब करीब 50 साल बाद फिर चुनाव जब होते हैं, एक नौजवान वामपंथी नेता वो चुनाव जीत करके देश के राष्ट्रप्रधान बनते हैं,
और बात अब होती है कि भाई संविधान भी ऐसे बदल दो ताकि ये तानाशाही दोबारा कभी लौट के ना आ सके, संविधान से भी तानाशाही के तमाम संभावना को खत्म कर दो। जैसे हमारे देश में भी बात होगी कि हमारे संविधान में वो सब जो कुछ प्रावधान है जिसके बल पर ये आपातकाल थोपा जाता है, ये सब संविधान से हटाओ ताकि दोबारा इस देश में आपातकाल जैसे कोई मामला ना बन सके। तो ये सब कुछ वामपंथी कर सकते हैं। तो हमें इसीलिए ये जो महाधिवेशन है, ये देश की परिस्थिति की ये जो मांग है उसका जवाब है। तो हमारा महाधिवेशन ऐसा होना चाहिए जिससे सिर्फ हमें ना लगे कि भाई ठीक है पार्टी कुछ आगे बढ़ी है, जिससे पूरे देश को लगे कि अगर वहां तानाशाही है, अगर ये आरएसएस वाले साजिश कर रहे हैं, तो इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी हिंदुस्तान में ताकतें मौजूद है, वो मजबूत हो रही है और वो तैयार है लड़ने के लिए। ये संदेश हमको देना है और ये पटना में करके पूरे देश को ये संदेश देना है। महाधिवेशन करेंगे हम यहाँ हॉल के अंदर करेंगे, रैली करेंगे गांधी मैदान में, और इसका वीडियो जाएगा पूरे देश में, इसका मैसेज जाएगा पूरे देश में, और ये पूरे देश के तमाम जो ताकतें जो ये छुटकारा पाना चाहती हैं कि भाई कैसे इन ताकतों से हमको छुटकारा मिले, इस साजिश से, इस पूरे गुलामी के इस दौर से, तो वहां हमको जाना करना है। तो हमें लगता है कि हम इस हिसाब से अगर तैयारी करें तो ठीक, बिल्कुल मंजू जी ने सही कहा, तब एक उत्सव के रूप में, तब ये प्रतिरोध का उत्सव, जनता का उत्सव, उस उत्सव वाले हिसाब से उसके लिए जितनी पदयात्रा करें, बैठकें करें, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। इसको सिर्फ कोई, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई कमेटी में कुछ लोग लगते नहीं है, तो कुछ लोग लगते नहीं है, कुछ लोग लग नहीं पाते हैं, कुछ उम्र की बात भी है, कुछ मान लीजिए तबीयत की भी बात है, कुछ खेती बाड़ी घर परिवार की भी बात है, तो सब कुछ मिलाते हुए करना है, तो आता है, ऐसा होता है। तो लेकिन जब कोई ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसा माहौल बन जाता है कि लोगों को लगता है कि बस अभी जो 2 महीने का 3 महीने का समय है, इसमें और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं, इस समय हमको ये 3 महीना लौट करके नहीं आएगा, और ये 3 महीने में 2 महीने में अगर ये काम अगर कर देंगे, इससे जो परिणाम हमको मिलेगा, इससे जो ऊर्जा निकलेगी बनेगी, वो हमें अगले 3 साल के लिए वो काम करेगा। और इसीलिए एक तरीके से 3 साल का काम हम 3 महीने के अंदर कर लेंगे, 2 महीने के अंदर कर लेंगे, ये जज्बा लेकर के लोग काम करते हैं और ऐसा होता है। हम नहीं किया चुनाव, हम लोग कैसे लड़ते हैं, वैसे ही लड़ते हैं। कोविड के दौर में परेशान थे लोग, लॉकडाउन की मार सब कुछ झेलते हुए, लेकिन जब चुनाव आया और गठबंधन बना, हम लोग तैयारी किए, तो हमने तो देखा कि लोग कहीं भी, कोई भी साथी उस समय निष्क्रिय नहीं थे, सब लोग लगे हुए थे, बिल्कुल लगे हुए थे। और जब यहाँ हमारे 12 विधायक बन गए, तो समझिए कि तमिलनाडु में जाकर के हम देख रहे हैं कि वहां भी दूसरी पार्टियों से लोग माले में आके शामिल हो रहे हैं, पूरे देश में उसका उत्साह हो गया। तो हमें लगता है कि उत्सव के साथ उत्साह जुड़ा हुआ है, उत्साह का माहौल बने, उत्सव का माहौल बने, और पूरे देश बने, बिहार के हमारे तमाम साथी, बल्कि ये तो वो दौर है कि पुराने से पुराने साथी जो कहीं कभी थे और अभी किसी कारण से छूटे हुए हैं, और नए से नए जो संभावना लेकर के साथी, सबको हम एक जगह ला दें। और ये अच्छा आप लोगों ने फैसला लिया कि इस बार जब हम महागठबंधन में हैं, तो महागठबंधन सिर्फ वोट के लिए तो नहीं है, वोट तो ठीक है, चुनाव के लिए बना, चुनाव के समय बना, हम एक दूसरे को वोट किए, लेकिन वो तो इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे सामने एक दुश्मन है, हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी है, हमारे सामने आरएसएस है, मोदी का ये तानाशाही है, और उसके खिलाफ अगर लड़ना होगा तो हमें तो वैचारिक रूप से भी मजबूत होना होगा, हमें तो उसके खिलाफ हर तरह से तैयारी करनी होगी। तो हमें लगता है कि महागठबंधन के अंदर भी जो भी पार्टियां हैं, उनके आम लोगों में भाकपा माले के प्रति सहानुभूति है, समर्थन है, और सहानुभूति समर्थन है तभी तो चुनाव में लोगों ने वोट भी दिया। तो इसीलिए हमारे सामने बड़ा दायरा है, महागठबंधन के हिसाब से देखिए तब भी, और वैसे भी पूरे बिहारी समाज को देखिए, पूरा। हमें नहीं लगता कि बिहार में आप कहीं भी चले जाइए तो माले के लिए सहानुभूति है, समर्थन है, लोगों में उम्मीद है। तो उस पूरी सहानुभूति को, उस पूरे समर्थन को, उम्मीदों को हमें बटोरना है, और बटोर करके एक ऐसा नज़ारा प्रस्तुत करना है
जिससे एक लोगों में भरोसा जगे। तो इसकी तैयारी हमें लगता है कि हम लोग करें, रिकॉर्ड एक तरीके से रैली में भागीदारी हो। तो रिकॉर्ड भागीदारी के लिए ये नारा तो ठीक है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, लेकिन लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ इस पूरे लक्ष्य के साथ, या शहीदों के सपनों का भारत बनाओ, वो ठीक है, वो लक्ष्य है। लेकिन इसके साथ हमें लगता है कि जो तात्कालिक जितने मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ, उन संघर्षों के साथ लोगों के अंदर जो गुस्सा है, उस गुस्से के साथ इसको जोड़ना होगा। जो महंगाई से लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है। तो एक बार हमने दिल्ली में रैली की थी, दाम बांधो काम दो वरना गद्दी छोड़ दो, 8 अक्टूबर 1990। जबरदस्त रैली। हम लोगों को उतना अंदाजा ही नहीं था कि उस समय आईपीएफ के दौर में कि इतनी बड़ी रैली हम कर सकते हैं। हम लोग तो जो सोच रहे थे, जो कोटा हमने बांटा और जो तय किया, और पता चला कि उससे कई गुना लोग आ गए। और उससे दिल्ली में हम लोग कमजोर थे, बहुत कुछ तैयारी भी नहीं कर पाए थे उस पूरे आने जाने में, और वहाँ दिल्ली में दुर्घटना में कई कुछ साथी शहीद भी हो गए। लेकिन तब भी सब कुछ वो करते हुए हमने देखा कि एकदम जबरदस्त रैली हो गई। अभी हमने 21 तारीख को हमारे मिड डे मील आशा स्कीम वर्कर्स फेडरेशन, उसका एक विरोध का कार्यक्रम था दिल्ली में। हमने तो बल्कि ये सोचा था कि बिहार में तो महाधिवेशन की तैयारी है, इसीलिए बिहार से मतलब कुछ नेता कार्यकर्ता कुछ आ जाए, बिहार से कोई और साथियों का आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, तो हम देख रहे हैं कि बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, अगर हमने सोचा कि 1000 का कोई एक ठीक ठाक कार्यक्रम हो जाए, तो वहाँ 5000 लोग पहुंच गए, 5000 महिलाएं पहुंची। कोई तैयारी हम लोगों की नहीं थी उनको ठहराने के लिए। रात में, ठंड की रात है, गुरुद्वारे में उसके आंगन में वैसे ही मैंने बिना कोई कंबल, बिना कुछ, कष्ट काफी उठाना पड़ा लोगों को। लेकिन फिर भी कल शशि जी रिपोर्ट कर रही थी सीसी में कि लोगों में वो ठीक है, वो कष्ट जो है उसको लोगों ने कर लिया। लोगों में उत्साह है कि हम लोग दिल्ली आए और दिल्ली आकर के अपनी पूरी आवाज को बुलंद किया। तो हमें लगता है कि आज ये महंगाई के खिलाफ, और ये जो महंगाई वो कह रहे हैं कि महंगाई है और महंगाई जनता बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन वो नफरत भड़का करके वो कह रहा है कि इसको बर्दाश्त करोगे क्या? कोई बंगाली आके मछली बनाए, कोई रोहिंगा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। तो लोगों को बांट करके, नफरत भड़का करके, हिंसा भड़का करके वो चाह रहे हैं कि आप महंगाई को भूल जाए। तो महंगाई मतलब हम सिर्फ महंगाई की बात ना करें, महंगाई के साथ साथ ये जो नफरत और ये दोनों का जो रिश्ता है, तो इस पर अगर बात करें तो हमें लगता है कि ये रैली महंगाई के खिलाफ एक बड़ी रैली होगी। बेरोजगारी जो चरम पर है, और इसीलिए ये जो बेरोजगारी चरम पर है, ये मिड डे मील वाले वहां पहुंच रहे हैं, क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भाई ये इतने काम करती है महिलाएं आशा में, आपके मध्याह्न भोजन में, और उस काम का कोई सम्मान नहीं है, काम का कोई सम्मान नहीं है, उसके लिए कोई उनको जीने लायक कोई वेतन, उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो ये जो हमारे आयरला में भी जो बात आई कि हमें काम दो, दाम बांधो काम दो, और काम का पूरा दाम दो, काम का पूरा दाम दो, तो ये जो काम पाने, काम करने का अधिकार और काम का एक सम्मान, काम के लिए सही हमको जीने लायक वेतन मिले, तो इस रैली को हम इसकी रैली बना दें। जो हमारे किसान अभी सम्मेलन हुआ विक्रमगंज में, और उस सम्मेलन में उससे पहले यात्रा निकली थी कि एमएसपी और खाद्य सुरक्षा, किसान को फसल की पूरी कीमत मिले। अभी कुणाल जी दिखा रहे थे कि भोजपुर में कोई एक पोस्टर निकला, कोई एक किसान ने कहा कि हम 2012 से या कब से धान नहीं बेच पा रहे हैं, और इस बार भी अगर नहीं बेच पाएंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, तो आत्मदाह कर लेंगे। तो आत्मदाह, आत्महत्या तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि किसानों में इन सवालों को लेकर के भारी असंतोष है। और ये असंतोष जो है, तो किसान के धान बिक्री हो, उनको कीमत मिले, ये सारे मुद्दे, उसको लेकर के हम रैली करें। ये जो ईडब्ल्यूएस बिल आया, 10% आरक्षण, और हम देख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया, लोग कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है जिसने खुलकर संविधान की मूल भावना पर खड़े होकर के इसका विरोध किया है, और उस पार्टी का नाम है भाकपा माले। एक पार्टी ने इस पर, क्योंकि हमने क्यों किया,
हमने कहा कि भाई अब गलत सवाल इसका नहीं है कि 10% है तो अभी बहुत नहीं है, हमारे पास तो 50% है, तो 10 और 50 में तो ठीक है, गरीबी है देश में। हम देख रहे हैं कि 10 नहीं है, ये 10 है कि उस 50 को खत्म करने की शुरुआत है। ये 10 बढ़ेगा, वो 50 घटेगा, और उसके बाद आरक्षण का पूरा आधार बदल दिया जाएगा। और आरक्षण का आधार संविधान कहता है कि इस देश में सामाजिक गैर बराबरी है, और आज नहीं, ऐसी व्यवस्था बना दी गई, ऐसी व्यवस्था बना दी गई सदियों से कि व्यवस्था बदलेगी नहीं। उनकी कोशिश यही है कि इसी व्यवस्था में आपको जीना है। तो उसी व्यवस्था के चलते आज देश में इतनी सामाजिक गैर बराबरी है, तो देश में इतना पिछड़ापन है। शैक्षणिक रूप से अब चले जाएंगे तो आप जो दलितों में आप पाएंगे कि शिक्षा का कम है। क्या है, उनके अंदर शिक्षा की चाहत नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनके पास दिमाग नहीं है? वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मौका मिल जाए, मौका अगर मिल जाए शिक्षा का, तो एक से एक आप देखेंगे कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बना के रखा गया। अब तो ऊपर से जो महंगाई है, निजीकरण है, वो भी एक तरह का आरक्षण है, आरक्षण का निषेध। क्योंकि महंगाई मतलब है कि उसको आरक्षित कर दो, किनके लिए? पैसे वालों के लिए, ताकि गरीब के बच्चे ना पढ़ सके, विश्वविद्यालय में ना जा सके, उनका इलाज ना हो। इसीलिए शिक्षा एक अधिकार होना चाहिए, उसको एक सुविधा बना दो, और उस सुविधा को बस सिर्फ जो लोग खरीद सकते हैं उनके लिए बना दो। तो ये जो पूरे देश में एक तो इसी तरीके से बेरोजगारी और शिक्षा का अधिकार लोगों से छीना जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे, आर्थिक आधार पर देंगे, गरीबों के लिए देंगे। अब देख लीजिए दोनों ही कैसा मजाक है। आर्थिक आधार पर अगर आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, 10% मान लिया कि 10% को हम आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, तो अगर वो आर्थिक आधार है तो उस आर्थिक आधार पर आप दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को क्यों अपने बाहर किया? ये तो आर्थिक आधार नहीं हुआ। अगर आर्थिक आधार का आरक्षण है तो सबके लिए हो, उसमें अपने एससी को, एसटी को, ओबीसी को क्यों बाहर किया उससे? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया। 5 में से 2 विचारपति ने कहा कि ये तो विभाजनकारी है, ये तो लोगों को बाहर निष्कासित करने वाला, लोगों को एक तरह से अधिकार से बाहर करने वाला है, और इस संविधान की भावना के खिलाफ है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो कमजोरी का पैमाना क्या है? कह सालाना 8 लाख तक जो आमदनी है, सालाना 8 लाख का मतलब क्या है? महीने में करीब करीब 70,000, 65-70,000। हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास, कितने परिवारों के पास महीने में 70,000 की कमाई होती है? सरकार के आंकड़े देख लीजिए, लोग कह रहे हैं मुश्किल से 3% परिवार है, मुश्किल से 3%, 4% परिवार है जिनकी आमदनी महीने में 70,000 से ऊपर, सालाना 8 लाख के आसपास। इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं, आप तो सबके लिए कर दिए हैं। सबके लिए मतलब, और उसमें जो जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा गरीबी तो दलितों में ही है। सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से अगर कमजोर आप देखना चाहते हैं तो दलितों में, आदिवासियों में मिल जाएंगे, वो तो ओबीसी में, अति पिछड़ों में मिल जाएंगे। तो जहां अगर गरीबी अगर आपको देखना था तो आप वहां देखते। और गरीबी का मुकाबला करना है, अपने प्रस्ताव में सही कहा कि ये आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन वाली योजना नहीं है। आरक्षण गरीबी के लिए आप दीजिए, संविधान में लिखा हुआ है काम का अधिकार, सबको काम का अधिकार दीजिए, आप दीजिए, सबको शिक्षा का अधिकार दे दीजिए। तो आप शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, भोजन का अधिकार, इन अधिकारों की गारंटी कर दीजिए, सबके लिए कर दीजिए, सबके लिए कर दीजिए। जैसे जॉब कार्ड आपने कहा कि हम सबके लिए कर दे रहे हैं, उसमें हम एपीएल बीपीएल नहीं देखेंगे, उसमें एससी एसटी ओबीसी नहीं देखेंगे, हालांकि जो भी काम मांगेगा हम देंगे, अच्छी बात है। तो इसी तरह से सबके लिए कर दीजिए, सबके लिए कर दीजिए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो आप नहीं करेंगे। तो हमें लगता है कि इस पर बहुत बड़ा सवाल है। इस सामाजिक जो आरक्षण को खत्म करने की साजिश शुरू हुई है, संविधान पर जो हमला, तो इन तमाम सवालों को लेकर के लोगों में चर्चा है। और अगर इस रैली को हम ये बना दें कि संविधान के अंदर जो सामाजिक न्याय इस पूरे देश में बाबरी मस्जिद के बाद फिर
उस कानून को बदल करके और हर जगह मंदिर मस्जिद का झगड़ा शुरू करने। तो इस रैली को हम, एक नारा हमारा एक है, लेकिन उस एक नारे के अंदर बातें बहुत हैं, और उसमें उसके हद छोड़ को अगर हम वो करें कि महंगाई के खिलाफ, रोजगार के लिए, किसानों के पूरे फसल बिक्री और उनके सवालों को लेकर, आपके पूरे महिलाओं के सम्मान सुरक्षा के लिए, देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए, देश का जो ताना बाना है उसकी रक्षा के लिए। तो हमें लगता है कि रैली सबकी रैली बनेगी, सबकी रैली बनेगी, जिसके मन में जो सवाल है, जो आक्रोश है, उसको लेकर के रैली बनेगी। और तब हमें लगता है कि बिहार सरकार भी निश्चित तौर पर ये रैली होगी कि बिहार में भी जो चल रहा है, भाजपा सत्ता में नहीं है, लेकिन सरकार अगर भाजपाई तर्ज पर चल रही, प्रशासन अगर भाजपाई तर्ज पर चलेगा, वैसे ही बुलडोजर राज चलेगा, तब तो ये क्या भाजपा से छुटकारा पाना हुआ, भाजपा को सत्ता से क्या बेदखल करना हुआ, अगर काम ऐसा ही होता रहेगा, अगर उसी ढंग से शासन चलेगा। तो हमें लगता है कि इसीलिए भाजपा के खिलाफ करते हुए भी जो आपने कहा प्रस्ताव में कि नीतीश कुमार की सरकार संज्ञान ले और इन पर रोक लगाए, तो हमें लगता है कि लाखों लोग जब गांधी मैदान में जाएगा, हमारा संदेश पटना के लिए भी जाएगा, पटना के लिए भी जाएगा। तो इसकी ये एक बड़ा हमारे सामने संभावना है, बड़ी जरूरत है। और हम तमाम साथियों से बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसमें कौन ऊपर के नेता है, कौन विधायक है, कौन क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट कमेटी, ब्लॉक कमेटी, कुछ नहीं देखना, वो सब बात अलग, अपनी अलग जगह पर है। यहाँ तो सब लोग माले के सिपाही हैं, सब लोग लाल झंडे के सिपाही हैं, और लाल झंडे को लेकर के माले के सिपाही हम सब लोग पूरा फैल जाए। अपने 50,000 हम लोगों ने सदस्यता का लक्ष्य किया कि कैंडिडेट मेंबर। अब 2-4 उदाहरण की बात देकर के मैं बात खत्म करूंगा। अभी आयरला का सम्मेलन हुआ खेत मजदूरों का, और हमारी जो मेंबरशिप है करीब 15 लाख सदस्यता बनी देश में खेत मजदूरों की। तो हम लोग ये सोचने लगे कि भाई 15 लाख तो इससे पहले भी हम बना चुके हैं, इससे पहले भी हम बना चुके हैं। तो आज जो चुनाव में इतनी बड़ी हमको सफलता मिली, 12 विधायक हैं, तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था? इससे कोई हमारी सदस्यता में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी? तो हमने देखा कि जहां जहां कुछ कोशिश की गई, झारखंड में बगोदर विधानसभा है, हम लोग एक बार हारे थे फिर जीते हैं, और खूब साथियों ने आखिरी दौर में ही आकर के, आखिरी दौर में ही विनोद जी विधायक हैं, पीवी मेंबर भी हैं, तो खुद लग करके और तमाम साथियों की टीम बना करके खूब कोशिश जब किए, बहुत कम समय में 80,000 81,000 मेंबर वहाँ एक विधानसभा में बने। यहाँ हमारे पास एक रिपोर्ट है कि शायद दरौली में 78,000 या ऐसा कुछ बना। तो अगर हम सच में ठीक से कोशिश करते, तो हम तो समझते हैं कि जो 12 विधानसभा हमारा है, तो ये जो 15 लाख हमारा मेंबरशिप बना है, तो इसमें से 10 लाख मेंबरशिप वो 12 विधानसभा से ही हमारे बन जाते अगर हम ठीक से कोशिश करते तो। क्योंकि वो वोट हमको मिला है, उन तमाम गरीबों ने हमें वोट दिया है, लेकिन देखिए वो वोट आया, लेकिन वो हमारे संगठन की सदस्यता में नहीं शामिल हो रहा है, क्योंकि हम उस तरह से उसको देख नहीं रहे हैं। अभी हमने नौजवानों का सम्मेलन किया डाल्टनगंज में, राष्ट्रीय सम्मेलन, और हम लोग कह रहे थे कि भाई ये जो आप देख लीजिए पूरे देश में जो चुनाव क्या था, नौजवानों का चुनाव था, इस बार रोजगार का आंदोलन था, सबसे बड़ा सवाल रोजगार था। एक तरीके से चुनाव रोजगार का आंदोलन वाला चुनाव बन गया। ये जो पूरे बिहार में हमारा इंसाफ मंच मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ और पूरे बिहार में बना, और मुस्लिम नौजवान बिल्कुल बड़ी तादाद में वो ये उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ मंच बढ़ेगा, और ये जो पूरे सरकार की साजिश है, NIA की साजिश है, ये पूरे देश में हमें प्रताड़ित करने की जो पूरी मुहिम है, इसके खिलाफ हमें न्याय का संघर्ष तेज करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में वो नौजवान हैं। हमको लोगों ने वोट किया, फुलवारी से लेकर के, औराई से लेकर के, पूरे बिहार में जहां जीते हैं, जहां हारे हैं, हर जगह। लेकिन वो हम करें कि उनको नौजवान संगठन में लाइए, ROI में मेंबरशिप हो,
लेकिन वो मेंबरशिप लेकिन नहीं बन पाई। तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ा ठीक से हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा जो आधार है, एक प्रभाव है, चर्चा है, माले के विधायक विधानसभा में अच्छा बोलते हैं, मुद्दों पर उठाते हैं, बहस करते हैं, तो ये जो चर्चा है पार्टी के लिए सहानुभूति है, तो वो सहानुभूति दूर से क्यों? हम उनके पास अगर जाएं और कहें कि भाई आप बाहर से नहीं, आप अंदर आइए, आप अंदर आकर के बिल्कुल आप चाहते हैं कर सकते हैं, आप नौजवान हैं, आज देश में आजादी की जरूरत है, दूसरी आजादी की लड़ाई है, उस आजादी की पार्टी है भाकपा माले में शामिल हुई है और इस आजादी के आंदोलन में अपना योगदान दीजिए, देश को आजाद कीजिए, अब पूरे लोकतंत्र को आजाद कीजिए, संविधान को आजाद कीजिए, जनता के अधिकार की गारंटी कीजिए। तो ऐसे नौजवान भगत सिंह और अंबेडकर के रास्ते पर चलने का इरादा रखने वाले, वो जज्बा लेकर के चलने वाले ऐसे नौजवानों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो नौजवानों की कमी हमारी पार्टी में है। आप देख लीजिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमसे वो कॉमरेड कमल पूछ रहे थे कि बिहार में हमारी पार्टी में औसत उम्र क्या है, औसत उम्र क्या है, तो हम कह रहे हैं कि औसत उम्र तो लगातार लेकिन बढ़ रही है। जैसे यहीं पर देख लीजिए, नौजवानों की संख्या बहुत कम है, महिलाओं की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है अभी। और हम सब उम्र तो घटेगी नहीं, उम्र तो बढ़ेगी, वो 50 से ज़्यादा 60, 65। तो अगर हमारा एवरेज एज, हमारी औसत जो उम्र है पूरे पार्टी में, कमेटियों में, अगर वो 60 हो जाए, 50 हो जाए, तो लोग कहेंगे कि भाकपा माले वरिष्ठ नागरिकों की पार्टी है। सीनियर सिटीजन के नाम पर आजकल कोई छूट नहीं मिलती, कोई ट्रेन में भी किराया कम नहीं लगता है, लेकिन माले जो हो जाए कहेंगे सीनियर सिटीजन की पार्टी है। तो सीनियर सिटीजन को तो भाजपा वाले भी कहते हैं कि मार्गदर्शक मंडल में, हमारे यहाँ तो मार्गदर्शक मंडल में नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल, आप स्वदेश जी को देखिए 80+ हैं, एकदम उसी तरह से लगे हुए हैं जैसे आज से 50 साल पहले लगे हुए थे। शर्मा जी गुजर गए और अंत तक उसी तरह से रामजतन शर्मा लगे हुए थे जैसे जब सचिव थे तब भी, और हमेशा पूरी पार्टी में लगे हुए थे। तो हमारे लिए बिल्कुल ये बहुत जबरदस्त गर्व की बात है और प्रेरणा की बात है कि हमारे यहाँ तमाम बुजुर्ग साथी बिल्कुल सक्रियता के साथ वो लगे रहते हैं। लेकिन अगर पार्टी को और ऊर्जावान बनाना है तो वो नौजवान चाहिए, वो 20 साल वाले, 25 साल वाले, 18 साल वाले, महिलाएं, स्कीम वर्कर्स दिल्ली पहुंच गई मिड डे मील में 1000 की तादाद में, बिना किसी तैयारी। लेकिन पार्टी में हम कहेंगे, पार्टी में वो स्कीम वर्कर्स वाली, वो आशा आंगनबाड़ी, वो सारे छात्राएं जो लड़ती हैं विश्वविद्यालय में जाकर के आयशा के बैनर से भी या वैसे भी, वो कहाँ है पार्टी में? तो पार्टी में और ज्यादा नौजवान, पार्टी में और ज्यादा महिलाएं। तो हमें लगता है ये जो मेंबरशिप का कोटा आपने लिया, जैसे आपने कहा कि भाई अपने ही दायरे में मत देखिए, अमर जी कह रहे थे कि अपने दायरे में देखिएगा, तो कोई गांव में जाइए तो लगता है कि सब लोग तो मेंबर बने ही हुए हैं। सब लोग अगर बने हुए हैं तब भी देखिएगा, एक परिवार में जाइए, पुरानी पीढ़ी पार्टी के मेंबर हैं, उसी घर में जा करके बच्चों से बात करिए, नौजवानों से बात करिए। हो सकता है बहुत जगह हमने देखा कि उनकी पार्टी में दिलचस्पी नहीं है, वो पार्टी के बारे में अपने जानते नहीं है। हम लोगों ने जब कोशिश की, बातचीत की, तो पता चला कि नहीं, वो पार्टी में तो दिलचस्पी ले सकता है। उनको ये लगता था कि पार्टी हमें दिलचस्पी नहीं लेती, हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर पार्टी सोचती नहीं है, बोलती नहीं है, इसलिए हम भी पार्टी से थोड़ा दूर रहते हैं। वो हमारे पिता माता के जमाने वाली पार्टी थी तो वो उस जमाने की पार्टी नहीं है, वो आज की पार्टी है। हम लोग उस जमाने से लेकर आज भी वही लड़ने वाली पार्टी है। तो वो नौजवानों को पार्टी में लाना, तो हमें लगता है कि सिर्फ ठीक है, अपने दायरे में भी अगर हम देखेंगे तब भी बहुत गुंजाइश है, बहुत महिलाएं नहीं है, बहुत नौजवान पार्टी में नहीं है। और थोड़ा सा अपने दायरे से बाहर निकल करके माले को हम सिर्फ वो 19 सीट वाली पार्टी अगर नहीं समझेंगे, सिर्फ 12 विधायक वाली पार्टी नहीं, आने वाले दिन में हिंदुस्तान में क्रांति करने वाली, गरीबों का राज बनाने वाली और इस देश में फांसीबाज